अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लॉ में सबसे पहला चैप्टर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेक्शन 1 बिज़नेस लॉ के अंदर एक पोर्शन है जिसमें हमें 4 सवालात अटैम्प्ट करने होते हैं और तकरीबन एक सवाल हमारा जो है वो इस चैप्टर से बनकर आ जाता है। और इस चैप्टर की आउटलाइन आपके सामने है स्क्रीन पर, और इस चैप्टर को हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके एक एक टॉपिक को वन बाय वन करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल या पहला टॉपिक जो है वो हमारा डिफ़ाइन सेल। सेल्स है क्या? लॉ की टर्मिनोलॉजी में सेल किसे कहते हैं? वैसे तो सेल आपको पता है कि माल को बेचना, जब भी हम कोई माल बेचेंगे तो वो सेल कहलाएगा। लेकिन लॉ में सेल्स क्या होती है, लॉ सेल के मुताबिक सेल किसे कहते हैं और उसमें बुनियादी चीज़ें क्या मौजूद हैं, उसकी बुनियादी लवाजमात क्या हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें मेन बातें क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल क्या होती है? लिखा हुआ है सेक्शन 4(1). पहली बात तो ये कि सेक्शन क्या होता है। असल में सेक्शन एक इंडिकेटर है, एक पॉइंट ऑफ इंडिकेशन है, इंडेक्स है। मिसाल के तौर पे जब हम कोई इस्लामिक गुफ्तगू करते हैं तो हम हवाला देते हैं कि जनाब पारा नंबर दिस, सूरत नंबर दिस, आयत नंबर दिस में ये बात कोट की गई है। तो जब हम हवाला देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे इस्लामिक गुफ्तगू में हवाला। तो इसी तरह लॉ में जब हम हवाला यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्शन। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट का जो कानून है उसके पैराग्राफ नंबर 4 के जो पॉइंट्स बने हुए हैं उसके पॉइंट नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी बेसिकली इट इंडिकेट्स वर्ड कि किस जगह पे क्या बात लिखी हुई, जस्ट इंडिकेशन करते हैं। सेक्शंस आर जस्ट द इंडिकेटर, ये इंडिकेशन करते हैं कि किस पॉइंट पर क्या बात लिखी हुई है। वो जो लॉ पूरा जो बना हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी बनी हुई है। इस सेक्शन 4(1) में 3 मेन बातें हैं। पहली बात, सेल में पार्टीज़ कम अज़ कम 2 होनी चाहिए। मिनिमम देयर शुड बी 2 पार्टीज़। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, कम अज़ कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। मिनिमम 2 हो, एक बायर होगा, एक सेलर होगा, एक ख़रीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी हम उसे सेल्स का दर्जा नहीं देंगे। सेल्स में जब तक मिल्कियत की मुंतकली का वादा या मिल्कियत मुंतकिल ना हो रही हो हम उसे सेल कंसीडर नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक शख्स आपको अपना घर रेंट पे देता है रहने के लिए, तो क्या ये सेल है? नो, ये सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जब किसी प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी तो उस ऑनरशिप के ट्रांसफ़र किए जाने को सेल कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। तीसरी बात, कीमत का होना, प्राइस का होना ज़रूरी है। एक शख्स दूसरे शख्स को कोई चीज़ मिसाल के तौर पर अपना घर देता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है और कहता है ये आपके लिए जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? गिफ्ट कहेंगे। या बाप अपनी जायदाद औलाद के नाम कर रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, लेकिन प्राइस नहीं है, कीमत नहीं है, तो इसे भी सेल्स का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सेल के लिए प्राइस का होना भी ज़रूरी होता है। तो सेक्शन 4(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, एक ऐसा मुआहदा जहाँ मौजूद हो सेलर ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र, या तो ट्रांसफ़र कर रहा हो या ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो, फ्यूचर में करेगा, द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। यानी सेलर बायर को क्या कर रहा है? कोई प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है फॉर अ प्राइस, बदले में क्या कर रहा है? एक कीमत वसूल कर रहा है। यानी एक बायर एक सेलर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है किसी कीमत के एवज़, तो इसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? सेल्स का नाम देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सेल किसे कहते हैं, लॉ ने ये तो बता दिया। लेकिन सेल्स में क्या बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, एसेंशियल्स, बुनियादी लवाजमात क्या होनी चाहिए, सेल्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी कोई सेल की जाएगी या जब भी कभी एक सेल को कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें क्या बुनियादी बातें होनी चाहिए, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात जो आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, दैट इज़ व्हाट द बायर एंड सेलर। एक अदद बायर मौजूद होगा और एक अदद सेलर मौजूद होगा। कम अज़ कम एक बायर और कम अज़ कम एक सेलर का होना नहायत ज़रूरी है। मिनिमम देयर शुड बी 2 पार्टीज़। खुद ही बंदा बायर हो, खुद ही बंदा सेलर हो, ऐसा
ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر خود ہی بائر ہے، خود ہی سیلر ہے، تو اونرشپ ٹرانسفر تو نہیں ہوگی. تو لہٰذا کبھی بھی ایک شخص اپنے ہی آپ کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا. دیر مسٹ بی ٹو پارٹیز، منیمم 2 لوگ ہوں گے، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں موبائل بیچوں گا، تو نہیں ہو سکتا. موبائل پہلے بھی میرے پاس تھا، اب بھی میرے پاس آئے گا، تو میں اپنے آپ کو موبائل بیچ نہیں سکتا. میکسیمم کتنے لوگ ہوں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک شخص شاپ پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ چیزیں جو وہ کیا کرتا ہے، سیل کرتا ہے، بیچتا ہے. تو وہاں پہ سیلر تو ایک ہے، لیکن بائر ملٹیپل لوگ، ہنڈریڈس آف پیپل جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، بائر ہو سکتے ہیں. سیکنڈ بات، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی آپ سے کہی تھی کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کا ٹرانسفر کیا جانا یا اونرشپ کا ٹرانسفر کیا جانا ضروری ہوتا ہے. اونرشپ ٹرانسفر جب تک نہیں ہوگی ہم اسے سیل کا درجہ نہیں دیں گے. یا تو اونرشپ ٹرانسفر ہوگی یا اونرشپ کو ٹرانسفر کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہوگا، یہ نہایت ضروری ہے. جب تک پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی یا اس کی اونرشپ ٹرانسفر ہونے کا وعدہ نہیں ہوگا، ہم اسے سیل کنسیڈر نہیں کریں گے. میئر ٹرانسفر آف پوزیشن آف گڈ، مطلب میئر یعنی رسمی طور پہ یا ایک فرضی پوزیشن کا فرضی ٹرانسفر ہونا یا عارضی طور پہ ٹرانسفر ہونا، ٹیمپریری ٹرانسفر ہونے کو سیل کا درجہ نہیں دیں گے. ٹرانسفر اور یا اونرشپ جو وہ پرماننٹ جب اونرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی تو اسے ہم کس چیز کا نام دے رہے ہوتے ہیں، سیل کا نام دیں گے. تیسری بات کیا ہے، تیسری چیز سیل کے لیے کیا لازمی ریکوائرڈ ہے؟ دا تھرڈ بیسک اسینشیل آف دا سیل از گڈس، کہ جناب گڈس کا ہونا ضروری ہے. سیلز آف گڈز ایکٹ، ہم صرف گڈس کی بات کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڈز ہوتی کیا ہیں، یا گڈز بیسیکلی بنیادی طور پر کہتے کس ہیں. سیکشن 27 کیا بتاتا ہے، گڈس کیا ہے، کہ ایوری موویبل پراپرٹی، ہر وہ پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کی جا سکتی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آپ جا سکتے ہوں. موویبل پراپرٹی جو بھی موو کی جا سکتی ہوں فرام ون پلیس ٹو اندر ون، تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، گڈس کا. ہر چیز جو ایک جگہ سے کہاں چلی جائے، دوسری جگہ چلی جائے. ہر وہ چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہوں، آٹا، دال، چاول، چینی، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، دودھ، دہی، ڈبل روٹی، پھل، فروٹ، سبزی، کپڑے لتے، کچھ بھی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیے جا سکتے ہوں، ہم انہیں گڈس کا درجہ دیتے ہیں. سوائے 2 چیزوں کے، 2 چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بٹ ہم انہیں گڈس کا درجہ نہیں دیتے. ادر دین واٹ، ادر دین 2 تھنگس، 2 چیزیں ہیں. ایک ایکشنیبل کلیم اینڈ منی. ایکشنیبل کلیم مطلب وہ کلیم جس کے خلاف آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، وہ ٹرانسفر بھی ہو جائے تو بھی اسے گڈس کا درجہ نہیں دیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو گھر بیچتا ہوں، گھر پہ 50,000 روپے کا بل ہے، ٹھیک ہے، گھر بیچ دیا آپ کو، پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو گئی. اب اگر گھر خریدنے کے بعد کہ الیکٹرک والے چھاپا ماریں گے تو وہ آپ کو پکڑیں گے، مجھے نہیں پکڑیں گے، کیونکہ جو بل کی کلیئرنس ہے وہ اب آپ کے ذمہ ہے. یا تو سیل کے وقت کوئی بات ایسی کی گئی تھی کہ آپ کلیئر کروا کے دیں، اور اگر کلیئر کروا کے دینے کی کوئی بات نہیں تھی تو اسے کلیئر کروانا آپ کی اپنی خود کی ذاتی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا یہ کلیم کیا ہو رہا ہے، آپ کے نام ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ کلیم جو ہے وہ ایکشنیبل ہے، آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ٹرانسفر ہو رہا ہے مجھ سے آپ کو، لیکن یہ گڈس نہیں ہیں. یا اسی طرح مثال کے طور پہ میں سر یاور کو کوئی پیسہ لون کے طور پہ دیتا ہوں، قرضہ دیتا ہوں 3 مہینے کے لیے، وہ 3 مہینے میں نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں سر یاور مجھے تو پیسے چاہیے. آپ نے کیا کیا، بولا سی یہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے بڑے اچھے ٹیچر ہیں، آپ نے سر یاور کے بدلے آپ نے کیا کر دیا، پیسہ آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، مجھے میرا پیسہ مل گیا. اب سر یاور پہلے میرے مقروض تھے، سر یاور اب کس کے مقروض ہو گئے، آپ کے. اور اگر ایک خاص ٹائم جو آپ نے سر یاور کو دیا اس کے بعد ہوا تھا تو آپ سر یاور کے خلاف کلیم کر سکتے ہو. تو پہلے سر یاور پہ کلیم کس کا تھا، میرا تھا، چونکہ میں نے ادھار دیا ہوا تھا. اب چونکہ آپ نے پیمنٹ کر دی تو ادھار کس کا ہو گیا، آپ کا، تب آپ سر یاور پہ کلیم کر سکتے ہو. تو ایکشنیبل کلیم ٹرانسفر ہو جاتا ہے لیکن ہم اسے گڈس کا درجہ نہیں دیتے. موویبل تو ہے لیکن وہ گڈس نہیں ہے. اسی طرح منی یعنی پیسہ، پیسہ بھی موویبل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں، بٹ ہم اسے کبھی بھی گڈس کا درجہ نہیں دیں گے، بٹ ہم اسے کبھی بھی گڈس کنسیڈر نہیں کریں گے. تو ایوری موویبل پراپرٹی ایکسیپٹ ایکشنیبل کلیم اینڈ منی، پیسہ اور کلیم قابل ادا مطالبات، یہ کبھی بھی گڈز یا مال کا درجہ اختیار نہیں کر سکتے. بجلی یہ گڈز ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، پانی، گیس، اسٹاک، شیئرز، غلہ، تو جو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ہم اسے گڈس کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں.
चौथा बेसिक एसेंशियल क्या है, चौथी मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, चौथा मेन पॉइंट ये कि जनाब कीमत का होना ज़रूरी है, बिना कीमत के कभी भी हम उसे सेल कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने शुरू में डेफिनेशन समझाते हुए बताया कि जनाब प्राइस होना नहायत ज़रूरी है, मुफ्त में की जाने वाली ट्रांजैक्शन को हम सेल कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसे गिफ्ट कंसीडर करेंगे। बार्टर सिस्टम, चीज़ के बदले चीज़ को सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेल उसी वक्त कंसीडर किया जाएगा जब कोई कीमत हो, कीमत का होना ज़रूरी है, कीमत का रीज़नेबल होना ज़रूरी नहीं है। रीज़नेबल मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जावेद मियादाद का बल्ला लाखों डॉलर का बिका, क्या वो लाखों डॉलर का था? नहीं था। लेकिन क्यों बिका? क्योंकि लोग ख़रीदना चाहते थे। तो अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर बेचना चाहें, बायर एग्री है, सेलर एग्री है, कोई बात नहीं। या मार्केट वैल्यू से कम पे मैं अपनी 5 लाख की गाड़ी 50,000 में बेचने के लिए एग्री हूँ और आप ख़रीदने के लिए एग्री हैं, तो प्राइस मौजूद है। प्राइस का होना ज़रूरी है, प्राइस का मुनासिब यानी मार्केट वैल्यू के मुताबिक होना ज़रूरी नहीं है। पांचवा एसेंशियल क्या है? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल भी हो सकता है और उसका एग्रीमेंट भी हो सकता है। सेल कहते हैं जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो ऑन द स्पॉट, जब ऑनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र हो रही होती है तो हम उसे सेल का दर्जा दे रहे होते हैं। यानी व्हेन ऑनरशिप, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना मोबाइल बेच रहा हूँ, ऑनरशिप ऑन द स्पॉट आपको ट्रांसफ़र हो रही है। इफ़ ऑनरशिप ट्रांसफ़र ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट अगर किसी प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम सेल का दर्जा देंगे। अगर ऑन द स्पॉट नहीं हो रही, इन फ्यूचर होती, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको मोबाइल 2 दिन बाद दे दूँगा, मैं अपना डाटा डिलीट कर लूँ या जो भी है, तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। यहाँ पर एक बात वाज़े कर दूँ, सेल और एग्रीमेंट टू सेल को पैसों से नहीं देखते कि पैसा अभी दिया तो सेल, पैसा बाद में देंगे, नहीं। पैसा अभी हो या बाद में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र हो रही है, भले पेमेंट आप मुझे अभी कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे, वो सेल है। ऑनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी, भले पेमेंट आप मुझे अभी कर रहे हो या पेमेंट बाद में करोगे, वो एग्रीमेंट टू सेल है। यानी एग्रीमेंट टू सेल और सेल का ताल्लुक ऑनरशिप के ट्रांसफ़र होने से है, पैसे के ट्रांसफ़र होने से नहीं है। पैसा अभी ट्रांसफ़र हो, पैसा इन फ्यूचर ट्रांसफ़र हो, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ऑनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र है, सेल, फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी, एग्रीमेंट टू सेल। लास्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है? अदर फॉर्मेलिटीज़, कि सेल्स में दीगर बातें का होना भी ज़रूरी है। लॉ कहता है कि जनाब वो जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जिन बातों का होना ज़रूरी है, वो सारी बातें सेल में भी होना ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, सेल में भी उन बातों का ख्याल रखना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि जनाब आप कॉन्ट्रैक्ट की बातों को मद्देनज़र ना रखो, जैसे पार्टी इस बात की अहल है कि कॉन्ट्रैक्ट करे ना करे, इस बात का ख्याल नहीं रखो, फ्री कंसर्ट, रजामंदी आज़ाद है या नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं, इस बात आप कॉन्ट्रैक्ट के लवाजमात को पूरे किए बगैर अगर आप कोई चीज़ सेल करोगे तो वो सेल कंसीडर नहीं होगा। जब भी दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सेल के लिए भी वो सारी बातें रिक्वायर्ड हैं। वो डिटेल से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी इस बात को यह जहन में रखिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिन बातों का होना ज़रूरी है, एक सेल के एग्रीमेंट में भी उन बातों का होना ज़रूरी है, तब वो सेल कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज़ वो सेल कंसीडर नहीं की जाएगी। तो जनाब हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि सेल क्या है और सेल्स के बेसिक लवाजमात क्या हैं। थैंक यू।